हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है। आप लोगों ने अपने मार्क्स देख लिए होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स देखे दोस्तों। और उसके बाद मुझे कुछ मेल्स रिसीव हुए रिगार्डिंग कि मैम हमारा ना चौथा अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था, सिक्स्थ अटेम्प्ट था, लेकिन इस बार भी सीएसआर हमें लगता नहीं है क्लियर हो पाएगा। जितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके आसपास हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे हैं। जून की कट ऑफ के हिसाब से भी हमारे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में एक हमें होप खोई जा रही है कि हम सीएसआर नेट क्लियर कर भी सकते हैं या नहीं, बट हमारा मन सीएसआर नेट क्लियर करने का ही है। तो व्हाट शुड वी डू नाउ, हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट से बात करना चाहूंगी जिन्होंने ऑलरेडी अटेम्प्ट दे दिया है। कहीं ना कहीं किसी रीजन की वजह से वो सीएसआर नेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सिर्फ उसी उसी से ही रिलेटेड बात करना चाहूंगी। उसमें ही मैं यहाँ पर आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहूंगी, ताकि आप लोगों को एक मैं नया पर्सपेक्टिव दे सकूं और मैं आपको हर एक चीज बता सकूं कि व्हाट यू ऑल कैन डू, कि आप क्या क्या कर सकते हो जिससे आप कुछ इंप्रूवमेंट कर सको, नॉट इवन इन एग्जाम, विद योर लाइफ और विद योर करियर ऑल्सो। तो अगर हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मन है कि नहीं मैम अभी भी हमें सी एस आई नेट क्लियर करना है, सबसे पहले हम इसी पे ही बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट दे दिया है, बट अभी भी आपका मन है कि हमें यहाँ पर सी एस आई नेट क्लियर करना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखो कि भाई हमारी दिक्कत क्या हो रही है और हम कितने मार्क्स से लैग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल कैटेगरी है तो 105 मार्क्स आप फॉर एग्जांपल लगा लो। 105 मार्क्स से आप कितने कम जा रहे हो? 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, कितने कम जा रहे हो? अब इसमें यहाँ पर दोस्तों दो चीजें हो सकती है। सबसे पहले हो सकता है कि अगर ऑब्वियस सी बात है आपने 3-4 अटेम्प्ट दे दिए हैं, तो आपको हो सकता है नॉलेज हो सारी चीजों की। बट इसमें ये हो सकता है कि एग्जाम को सॉल्व करने की जो स्ट्रैटेजी है उसमें दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले एग्जाम स्ट्रैटेजी में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है कि या तो आप क्वेश्चंस को देख के घबरा जाते हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, या फिर यहाँ पर ये हो सकता है स्पेशली कि जो पार्ट सी है उसमें हम जो हमारे कॉन्सेप्ट्स है दोस्तों, जो भी हमें पार्ट सी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको हम ठीक से अप्लाई नहीं कर पाते, बिकॉज पार्ट सी में चीजों की नॉलेज होना इज वन थिंग और उन चीजों को अप्लाई करना इज अनदर थिंग। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर इसमें कोई दिक्कत है कि कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो पा रहे, मतलब इस कंडीशन में हमारी प्रैक्टिस की जो लैग है वो होगी कि प्रैक्टिस हमारा कम चल रहा है, प्रैक्टिस का हमारा लैग आ रहा है। तो हर एक जो स्टूडेंट है दोस्तों उसका इशू अलग अलग होगा, हर एक स्टूडेंट का इशू सही नहीं होगा, सेम नहीं होगा। इसके अलावा ये हो सकता है कि मैम हम सारा पेपर जो है वो देख ही नहीं पाए। अगर हम सारा पेपर देख ही नहीं पाए दोस्तों, तो इसमें ये जो केस है वो हो जाता है टाइम मैनेजमेंट का इशू। कि यहाँ पर फिर सीन आ गया कि भाई हमारे टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाता है। ये भी स्टूडेंट्स के साथ होता है कि मैम सब आता था, पता था, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाया। पेपर पता था हमें, बट नहीं हो पाया टाइम मैनेज। तो यहाँ पर ये चीज भी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर ये होता है कि मैम आता था, पर यहाँ पर हमने पुअर क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया, मतलब हमारी जो क्वेश्चन सिलेक्शन की जो पावर थी वो हमने ठीक से अप्लाई नहीं कर पाया, उसमें हम गलत क्वेश्चंस को सिलेक्ट कराए। घर आके देखा, रिस्पॉन्स शीट आई तो लगता था यार ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर दोस्तों ये सारी जो है मिस्टेक्स, किसी भी स्टूडेंट के साथ ये सारी दिक्कत हो सकती है। अब ये सारी जो दिक्कतें हैं दोस्तों, ये सारी दिक्कतें किससे रिलेटेड है? एग्जाम स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। कि पहले यहाँ पर ये हो गया कि भाई पार्ट सी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, पुअर क्वेश्चन सिलेक्शन हम कर पा रहे। सबसे पहले आप इस कैटेगरी में है या नहीं है ये चेक करिए। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, अगर आपको लग रहा है आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो इस केस में आपको अब ये जो अगले 6 मंथ का टाइम है, इन 6 महीनों में आपको यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जी जान से करनी है। बहुत जी जान से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, टाइमिंग लगा के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। और सिर्फ आपको पीवाईक्यूज ही सॉल्व करते हुए नहीं रहना, क्योंकि पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, उसके साथ साथ आपको नए नए क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना है दोस्तों। ताकि आपको यहाँ पर नए नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो। आपको यहाँ पर ये समझ में आए कि क्वेश्चंस किस किस तरीके के क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकता हूँ, किस किस यूनिट के क्वेश्चंस मेरे बहुत स्मार्ट है जिनको मैं अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ, और कॉन्सेप्ट्स को लगाना किस तरीके से। तो ये तो हो गए कैंडिडेट्स जो मिस्टेक 1 में आते हैं दोस्तों, ये सारे स्टूडेंट्स की हो गई मिस्टेक 1। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो दोस्तों, तो आपको रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी चाहिए, बहुत 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 अच्छे से आपको ये करनी चाहिए। आपको 2 घंटे के आसपास अगर आप दे सकते हो तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए समय देना चाहिए। नहीं दे सकते हो, एमएससी ऑनगोइंग है, हाफ एन आवर दे सकते हो, 1 आवर दे सकते हो, जितना भी टाइम दे सकते हो दो, बट रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो।
किसी भी टॉपिक में से करो, कुछ भी करो, यू शुड डू दैट कि अगले 6 महीने में ये ना हो कि मैम मैं इन गलतियों की वजह से CSIR नेट क्लियर नहीं कर पाया। तो ये चीज आपको बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। आते हैं मिस्टेक नंबर 2 के ऊपर दोस्तों। मिस्टेक नंबर 2 जिसकी वजह से हमारा नॉर्मली सिलेक्शन नहीं होता है, वो यहाँ पर कौन कौन सी हो सकती है? अब वो यहाँ पर हो सकती है पढ़ाई से रिलेटेड। पढ़ाई से रिलेटेड यहाँ पर ये हो सकती है कि हम पढ़ तो बहुत सारी, एक गलती हो सकती है कि हम टू मेनी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम किसी भी टॉपिक को मास्टर नहीं कर रहे। मास्टर हमने किसी को नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों कि 13 की 13 यूनिट उन्होंने पढ़ ली, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगी, उनसे पूछूंगी कि भाई 13 की 13 यूनिट में से कौन सी ऐसी यूनिट है जिसके कॉन्सेप्ट अगर मैं अभी आपको पूछूं तो आपको एकदम ऐसे सारे के सारे कॉन्सेप्ट उन यूनिट्स के आपको याद है, और कहीं से भी कुछ पूछ लो आप कुछ भी नहीं भूले, आपको याद है। तो ऐसे अगर हम यूनिट्स देखें तो उनकी शायद 2-3 ही होंगी, 4-5 होंगी, बट उन्होंने इतने अच्छे से नहीं किया। सो दैट कैन बी एन इशू कि आपने 13 यूनिट्स पढ़ लिया लेकिन दिमाग में नहीं है, सेट नहीं है, वो सिर्फ हाँ ठीक है पढ़ने को पढ़ी है, बट वो दिमाग में जो सेट होनी चाहिए ना वो नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एक और दिक्कत हो सकती है कि हमने टू लेस यूनिट्स को पढ़ा है। हमने यूनिट्स को बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं है, हमने ये सोचा कि हम सिर्फ 4 से 5 यूनिट्स पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन इतनी यूनिट्स को पढ़कर दोस्तों CSIR नेट क्लियर करना मुश्किल है, बिकॉज CSIR गूगली फेंकता है दोस्तों। CSIR कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा उस यूनिट में से, तो यू शुड बी रेडी, आपको रेडी रहना चाहिए। यूनिट्स के साथ साथ आपको रेडी रहना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये दिक्कत हो सकती है कि हमने पढ़ तो लिया मैम, लेकिन हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हो रही है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है दोस्तों सेल्फ स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं यूट्यूब से, रैंडम चैलेंज जो है उनसे पढ़ लेते हैं, लेकिन रैंडमली पढ़ रहे हैं, वे जो होता है उसमें नहीं पढ़ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आप इधर के कॉन्सेप्ट इधर से रिलेट नहीं कर पा रहे हो। जो कॉन्सेप्ट रिलेट करना होता है, जो चीजों को समझना होता है, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस चीज में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स आके बोलते हैं मुझे कि मैम हमने 13 यूनिट्स पढ़ी थी लेकिन नहीं हुआ, यूट्यूब से सब कवर किया था या किसी किसी कोचिंग से सब कवर किया था लेकिन नहीं हुआ क्लियर। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लिए उन 13 यूनिट्स के या तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, या तो आपने किसी भी यूनिट, कुछ यूनिट्स को मास्टर नहीं किया, या फिर आपने बहुत कम यूनिट्स पढ़ी थी दोस्त। अब इन सब केसेस में आपको खुद से अपने आप को एनालाइज करना होगा कि आपकी क्या दिक्कत हो रही है इन सब में, और उसके हिसाब से आपको जज करना होगा दोस्तों कि मुझे 9 से 10 यूनिट्स तो पढ़नी ही है। और ये जो यूनिट्स है 9 से 10 वो ऐसी यूनिट्स होनी चाहिए कि भाई मैं उनको इतने अच्छे से रिवाइज कर लूं कि आप किसी भी, मैम आप पूछो आप कौन से पेज से मुझसे पूछना चाहते हो, मेरा वो पेज नोट्स का दिमाग में है, और आप कहीं से भी कोई भी मुझे पेज उठा के पूछ लो, मैं आपको तुरंत जवाब दे सकती हूँ। आप इस हिसाब से अगर आपको ये सारी चीजें जो है याद हैं, तो आप दोस्तों आप आराम से CSIR नेट में कॉन्फिडेंटली जाके बैठ सकते हो। तो कॉन्सेप्ट का जो गैप्स है दोस्तों वो नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के जो गैप्स हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अच्छे से आपके दिमाग में डिसाइडेड होना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आप यूनिट्स को डिसाइड कर लो कि कौन कौन सी यूनिट्स आपको पढ़ने वाले हो, इस चीज को ना अच्छे से डिसाइड कर लो, और फिर आप यहाँ पर आगे बढ़ो, फिर आप यहाँ पर ये चीज को आगे ले जा सको। तो ये यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। इसी में ही हम एक और मिस्टेक दे सकते हैं दोस्तों, रिवीजन लेस करना। वही कि हमने पढ़ तो लिया बट चीजें याद ही नहीं है। चीजें याद क्यों नहीं? अगले रिवीजन कम नहीं किया। रिवीजन आप जब तक नहीं करोगे दोस्तों, रिकॉल नहीं करोगे, जब तक चीजें दिमाग में नहीं है तब तक नहीं बैठेगी बात। तो यहाँ पर अगर ये सारी चीजें आपके साथ हैं, फिर से स्टार्ट करो, हर एक यूनिट को फिर से शुरू से स्टार्ट करो। और स्पेशली अभी अगर 6 महीने आपके पास है तो आपको जो वीक यूनिट्स लगती है उनके साथ स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि नहीं पता वीक कौन सी है स्ट्रॉन्ग कौन सी है, हर एक यूनिट के साथ स्टार्ट करो। आई नो आपने पहले से पढ़ रखा है, आपको बहुत आलस आएगा दोस्तों, बट ये चीज करनी पड़ेगी। जब तक आप ये चीज नहीं करोगे तब तक यहाँ पर नहीं हो। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर यही सारी बात हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर ये हो सकता है कि आप जो है आपको एग्जाम का फियर बहुत ज्यादा है, आपको सब कुछ आता है लेकिन आप एंजाइटी में डर के मारे एग्जाम को गलत कराते हो। ये भी आप लोगों का एक इश्यू हो सकता है दोस्तों। तो अब आपको करना क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले दोस्तों सिलेबस को देखो। सिलेबस में आप यहाँ पर ये चेक करो कि कौन सी 10 यूनिट मेरे को अच्छी लगती है और कौन सी 10 यूनिट को मैं अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ अच्छे से। उन 10 यूनिट को देखो, उनको प्रायोरिटी लगाओ। किसी भी एक यूनिट को बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना छोड़ दो, किसी भी एक यूनिट को बहुत ज्यादा टाइम मत दो, क्योंकि है आपके पास 6 महीने।
6 महीने में प्रॉपर 10 यूनिट, एटलीस्ट 10 यूनिट पढ़ो और उनको ठीक से टाइम दो दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो भी दिक्कत है उसमें आपको पीवाईक्यूज तो सॉल्व करने ही करने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है, और टाइमर लगा के इसलिए करनी है ताकि आप यहाँ पर डर ना जाओ पेपर को देखकर कि भाई कि क्या ही आ गया है दैया। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक वट एवर इज फिजिबल टू यू, रोज आप क्वेश्चन लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। बिकॉज दोस्तों होता क्या है ना, जब हमारे सामने पेपर आता है देयर आर ऑल क्वेश्चंस जो है नए हैं, हम उन्हें सबसे पहली बार देख रहे हैं, उनसे फेमिलियर होने में टाइम लगेगा। इसलिए आप जब घर आके वो पेपर देखते हो आप उनसे फेमिलियर हो जाते हो और आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। तो उस टाइम पे वो जो 3 घंटे में क्वेश्चन को फेमिलियर होके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप नए क्वेश्चन हर वक्त सॉल्व करते रहो। तो आपके दिमाग में वो प्रेशर बनता रहे कि हाँ यार मुझे आते हैं नए क्वेश्चन सॉल्व करना, मेरे को पता है कैसे सॉल्व करना। नए क्वेश्चंस को आपको जो दिमाग है वो उस तरीके से चलना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो हमेशा ध्यान रखना कि जब हम रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, एक एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हम बोलते हैं चल यार एक क्वेश्चन गलत हो गया, बट एग्जाम में उस एक क्वेश्चन के गलत होने की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। इसलिए हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो एक प्रैक्टिस रखो कि भाई मैंने आज 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मेरे 9 क्वेश्चन सही हुए, एक क्वेश्चन गलत हुआ, तो वो क्यों गलत हो गया भाई, क्यों गलत हो गया, क्या दिक्कत थी कि वो एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। उस चीज को देखो, बिकॉज आज आपको एक क्वेश्चन बड़ा नहीं लगता, लेकिन जब आप एग्जाम में होंगे दोस्तों वो एक क्वेश्चन भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो उस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखो। इसके अलावा जब आप रिवीजन करते हो तो जब आप उस यूनिट को पढ़ रहे हो, किसी भी आप यूनिट को पढ़ रहे हो, तो आप उसे रोज रिवाइज करोगे। जब एक बार वो यूनिट हो जाती है दोस्तों तो ट्राई करो एवरी 7 डेज में उस यूनिट को रिवाइज करने का, जब यूनिट कंप्लीट करनी उसके बाद। क्योंकि लिए दोस्तों जब तक आपके दिमाग में चीजें नहीं बैठेंगी ना तब तक यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आप कितनी भी यूनिट्स पढ़ लो, आपके दिमाग में जब तक ये ना कॉपी में है पर आपके दिमाग में जब तक ये क्लियर नहीं हो पाए। और उसके बाद डिसाइड करो कि भाई मेरे को करना क्या, मेरे को सेल्फ स्टडी करनी है, कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है, सेल्फ स्टडी के साथ साथ आप ये देखो क्या मुझे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही है तो किसी के साथ जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ताकि वहां पर जाके आप नए नए क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। अगर आप खुद नए नए क्वेश्चन ढूंढ सकते हो उसको सॉल्व कर सकते हो तो वो भी बहुत बढ़िया बात है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा है, रोज बैठ के मैं नहीं पढ़ सकता, जीरो से मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप किसी कोचिंग के साथ ज्वाइन करो। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखो, हमेशा ये पूछो कि क्या मैं किसी फीडबैक के बिना ही पढ़े जा रहा हूँ, क्या बस पढ़े ही जा रहा हूँ पढ़े ही जा रहा हूँ पढ़े ही जा रहा हूँ, कोई फीडबैक नहीं है। क्योंकि लिए जब तक आपके पास कोई फीडबैक नहीं होगा ना तब तक आप समझ नहीं पाओगे आपके साथ दिक्कत क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी चल रही है, आपको कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जिस दिन आप डॉक्टर के पास जाते हो आपको पता चलता है, जब टेस्ट में आता है ना कि हाँ यार मेरी बॉडी में तो ये इश्यूज थे मुझे पता ही नहीं है। ऐसे ही सेम होता है जब हम 6 महीने की सेल्फ स्टडी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, या तो आप किसी से गाइडेंस ले लो, कोई आपका जिसने सीएसआई नेट क्लियर किया, एटलीस्ट वो आपको रियलिटी चेक तो दे कि भाई तुम प्रिपेयर कर रहे हो पर तुम्हारे साथ ये दिक्कत आ रही है, ये तुम्हें नहीं पता है, ये तुम्हारे साथ दिक्कत है, मतलब तुम्हें एक रियल मिरर तो दिखा सके। अगर आपके साथ ऐसा है कोई रियल मिरर दिखाने वाला तो बढ़िया, नहीं है तो किसी के साथ जुड़िए दोस्तों जो आपको एक रियल मिरर दिखाते चले और आपको ये बताए भाई बॉडी में ये दिक्कत है, तैयारी में ये दिक्कत आ रही है, ये कॉन्सेप्ट जो है सही नहीं जा रहे, ये जो टेस्ट है तुमने दिए इसमें 40 मार्क्स थे तुम्हें 20 मार्क्स ही आ रहे हैं। तो तुम्हें एक रियल टाइम में ये सारी चीजें दोस्तों पता चलनी चाहिए ताकि तुम हर वक्त अपनी तैयारी को इम्प्रूव करते चलो। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है बढ़िया है, तुम्हें कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है कोई कोचिंग ज्वाइन करो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद से ये सारी चीजें कर सकते हो, खुद तुम्हारे में पोटेंशियल है कि तुम खुद ये सारी चीजें एनालिसिस कर सकते हो, खुद से करो, नॉट अ बिग डील। बट ये एनालिसिस होना चाहिए ताकि हर हफ्ते तुम अपने आप को इम्प्रूव करो, एवरी वीक तुम्हारा इंप्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए दोस्तों। बिकॉज जब हम तैयारी करते हैं ना हम कुछ समझते नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आता, बस चलते चले जाता है और लगता है बहुत कुछ कर रहे हैं। बट रियल मिरर हमेशा आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमेशा ध्यान रखो कि आप ऐसा नहीं है कि आप में पोटेंशियल नहीं है, आप अपने आप को डल फील मत कराओ। आप ऐसा नहीं है कि आप वीक हो या फिर आपको चीजें समझ में नहीं आती, इट्स जस्ट दैट हो सकता है अभी मैं राइट पाथ पे नहीं चल रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि सीएसआई और दोस्तों बहुत कोई हाई आईक्यू वाला एग्जाम है। सीएसआर एक ऐसा एग्जाम है जो स्ट्रैटेजी का एग्जाम है, और अगर आप ठीक से पढ़ो सही स्ट्रैटेजी लगाओ तो एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक ये क्लियर ही नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएसआर एक ऐसा एग्जाम है जो आप आराम से क्लियर कर सकते हो।
बट इसमें ये होना चाहिए कि सी सेक्शन के जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से आने चाहिए। सी सेक्शन के क्वेश्चंस आप अच्छे से उठा सकते हो, आपको एलिमिनेशन आना चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन आना चाहिए कि जो भी डेटा दिया वो मैं इंटरप्रिटेट कर सकता हूँ। मेरी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगा, बिना मतलब नेगेटिव मत करके आओ दोस्तों, क्योंकि एक तरफ आपने प्रिपरेशन कर ली। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे दोस्तों, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके गए होंगे, बहुत अच्छा उनका कॉन्सेप्ट होंगे, एग्जाम में क्या किया, क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए, नेगेटिव हो गया। सी सेक्शन में ठीक से क्वेश्चंस को देखे नहीं, एलिमिनेशन ठीक से किया नहीं। तो इन सब चीजों को यहाँ पर ये देखो दोस्तों, सेल्फ डाउट मत करो, दूसरों से कंपेयर मत करो, अपना ऐसा मत सोचो कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आपको करना है आप करिए। मेरी एक स्टूडेंट है दोस्तों जिन्होंने इस बार 6th अटेम्प्ट दिया, ठीक है, और उन्होंने मुझे इस बार बताया कि मैम मेरे इस बार 130 मार्क्स आए। तो अगर वो कर सकती है दोस्तों तो आप भी यहाँ पर कर सकते हो। ये चीज को हमेशा ध्यान रखो। और इसके अलावा एक और मेरा सजेशन आप लोगों को होगा कि हमेशा एक बार ध्यान रखो दोस्तों, बैकअप रखा करो। बैकअप का मतलब ये नहीं होता है कि आप फेल हो गए, बैकअप इज नॉट इक्वल्स टू फेलियर, बट हमेशा एक बैकअप रहना चाहिए आपके पास। अब वो बैकअप क्या हो सकता है, वो बैकअप हो सकता है गेट एग्जाम, क्योंकि बहुत ईजी होता है गेट एग्जाम सीएसआई नेट के कंपैरेटिवली। डीबीटी एग्जाम हो सकता है, आईसीएमआर एग्जाम हो सकता है, टीआईएफआर एग्जाम हो सकता है, आईसीआर एग्जाम हो सकता है, कोई भी एग्जाम हो सकता है। अगर आप स्टेट लेवल पे जाओ तो सेट एग्जाम्स हो सकते हैं, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो। अगर आपको यहाँ पर पीएचडी में जाना है तो आपके सामने ये सारे एग्जाम्स हो सकते हैं। हमेशा और एग्जाम्स को भी साथ में लेकर चलो, अगर ऑलरेडी आपके एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं और सीएसआर नेट क्लियर नहीं हो रहा तो, बिकॉज फाइनली फेलोशिप तो आपको सेम ही मिलनी है, भले वो किसी भी के भी थ्रू मिले। तो हमेशा एक बैकअप आपके पास रहना चाहिए दोस्तों, इफ यू हैव ऑलरेडी गिवन 2 to 3 अटेम्प्ट अगर आप दे चुके हो तो। ऐसे यूपीएससी जैसे मत करो कि बस यूपीएससी के पीछे ही लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, अपने बैकअप के साथ भी लेकर चलो। और अपने से ऑनेस्ट क्वेश्चन जरूर पूछना दोस्तों, वट एवर ऑनेस्ट क्वेश्चन आपको फील होता है, आप वो ऑनेस्ट क्वेश्चन अपने से जरूर पूछना कि भाई मेरी क्या दिक्कत हो रही है, वट मिस्टेक्स एम आई डूइंग, क्या मेरी पार्ट ए में दिक्कत हो रही है, पार्ट बी में दिक्कत हो रही है, क्या मेरी पार्ट सी में दिक्कत हो रही है। आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया, आप पूछ सकते हो अपने आप से, क्या मेरी टाइम मैनेजमेंट में इश्यू हो रहा है, क्या मैं सिली मिस्टेक्स कर रही हूँ, कर रहा हूँ, क्या मैं दिक्कत कहाँ हो रही है, क्या मेरे साथ इश्यू हो रहा है। और उसके बाद आप अपने आंसर देना, उसके बाद आप जो भी चीज है जिसके साथ भी है उसके साथ जाना। आप ना ही लेट हो रहे हो, आप ना ही वीक हो रहे हो, आप बस नेक्स्ट टाइम एक स्मार्टर अप्रोच के साथ चलो, ताकि आपका सीएसआर अगली बार क्लियर हो। एक स्मार्टर अप्रोच रखना दोस्तों, जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उसमें से को आप अच्छे से करके जाओ, 9 से 10 यूनिट अच्छे से करके जाओ, रोज रिवाइज करो, रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उसमें दिक्कत हुई थी इस पेपर में, बट अगला पेपर आप अच्छे से करके जा सकते। एक अच्छी गाइडेंस में रहो, एक अच्छे तरीके से स्टार्ट करो, और 6 महीने में सीएसआर क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट। और अगर आपको लगता है कि आपको बंसल बायोलॉजी पे मेरे साथ पढ़ना है, आप बंसल बायोलॉजी पे मेरे साथ आके पढ़ सकते हो, तो इफ यू विश। अगर आपको लगता है आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आप सेल्फ स्टडी करिए। अगर आपको लगता है आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, आप यूट्यूब पे पढ़िए, बट पढ़िए इस तरीके से कि भाई आपका रोज पढ़ाई हो रही है, रोज एनालिसिस में कर रहा हूँ, रोज में चेक कर रहा हूँ चीजें, रोज में रिवाइज कर रहा हूँ, जितनी भी चीजें पढ़ी है सेल बायोलॉजी अगर यूनिट मैंने पढ़ ली है तो वो यूनिट मेरे दिमाग में है। मैम आप मुझसे कभी भी आके क्वेश्चन पूछ, वो यूनिट ऐसे नहीं है कि मैंने जनवरी के मंथ में पढ़ी थी और जून के मंथ में आके मैं बोल रहा हूँ भाई मैं तो सेल बायोलॉजी भूल गया, मुझे अब रिवाइज करनी पड़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो 6 मंथ का ड्यूरेशन है उसमें जो भी मैंने यूनिट पढ़ ली वो मेरे दिमाग में है। आप मैं मुझसे कहीं से भी पूछ लो, 6 महीने में मेरे दिमाग में ही रहेगी। दैट्स व्हाट अ रियल तैयारी इज, अ रियल प्रिपरेशन इज दोस्त, कि वो 6 महीने में आपके दिमाग में रहनी चाहिए। हर रोज आप कुछ 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 पार्ट रैंडमली पढ़ रहे हो। तो इफ यू वांट यू कैन डू, आप बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों, और आपको भी जरूर लेकर चलिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए हर उस स्टूडेंट के लिए जिसने इस बार एग्जाम दिया था बट किसी भी रीजन की वजह से वो क्लियर नहीं कर। अगर आपको कुछ और अपने इमोशनल चीजें शेयर करनी है, आपको कुछ भी बताना है, आपकी दिक्कत या फिर कुछ भी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा, and I will try to help you out, guys. Whatever the thing is, I wish you all the very best, and always remember, if someone can do it, you can also do.
डेफिनेटली उसमें कोई शक की बात नहीं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक